जय हिंद। आज हम कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि एक सेशन में पूरा कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर एक सेशन में कंप्लीट नहीं होगा तो 2 या 3 सेशंस रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये रिवीजन हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। देखो शुरू करते हैं। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर सूरत में इस्टेब्लिश किया। कहाँ इस्टेब्लिश किया? सूरत में इस्टेब्लिश किया। मद्रास में ब्रिटिशर्स ने बनाया फोर्ट सेंट जॉर्ज को। कब बनाया? 1644 में। कैलकाटा में ब्रिटिशर्स ने बनाया फोर्ट विलियम को। कब बनाया? 1700 में। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत हुई बंगाल से। मुर्शीद कुली खान बंगाल के पहले ऐसे सूबेदार थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट रूलर के जैसे, इंडिपेंडेंट नवाब के जैसे फंक्शन करने की शुरुआत की। मुर्शीद कुली खान के बाद बंगाल के नवाब बने अलीवर्दी खान, और ये भी अपने आप में केपेबल नवाब थे। पर मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, हम इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं बिकॉज हम कर रहे हैं रिवीजन। अगर डिटेल में देखना है तो मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, वहाँ पूरा डिटेल में बातचीत की गई है, वहाँ जाके आप डिटेल में देख सकते हो। बंगाल के पहले ऐसे सूबेदार जिन्होंने इंडिपेंडेंट रूलर के जैसे, इंडिपेंडेंट नवाब के जैसे फंक्शन करने की शुरुआत की, उनका नाम था मुर्शीद कुली खान। 1756 में बंगाल के नवाब बने सिराजुद्दौला, और जिस साल सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने उसी साल यूरोप में एक वॉर की शुरुआत हुई, 7 ईयर्स वॉर। आपने सुना होगा इसके बारे में। 1756 से शुरू हुआ और 1763 तक चला। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई थी प्राइमरीली। इंग्लैंड और जर्मनी एक तरफ थे और फ्रांस और ऑस्ट्रिया दूसरी तरफ थे। बंगाल की हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी गई वो थी बैटल ऑफ प्लासी। कब लड़ी गई? 23 जून 1757 को। और इस बैटल के पीछे फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल थे? एक तो ब्रिटिशर्स फोर्ट विलियम को फोर्टिफाई कर रहे थे, दूसरा फोर्ट की वॉल्स के ऊपर गन्स वगैरह रख रहे थे, तीसरा ब्रिटिशर्स ने कृष्णावल्ला को शेल्टर दी। कृष्णावल्ला जो कि नवाब का फ्यूजिटिव था, नवाब के पैसे वगैरह लेके भाग गया था, उसको शेल्टर दी। चौथा, घसीटी बेगम बंगाल के थ्रोन को क्लेम कर रही थी और उनके क्लेम को ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे थे। पांचवा, 1717 में मुगल एम्परर फारूक शाह ने फरमान्स इशू किए थे और इन फरमान्स के थ्रू कंपनी को 2 प्रिविलेजेस मिले थे। एक तो ड्यूटी फ्री ट्रेड अलाउ कर दी गई थी और दूसरा दस्तख्त, पासेस इशू करने की परमिशन दे दी गई थी। और इसकी वजह से बंगाल को ट्रेड में खूब नुकसान हो रहा था। और इसी बैकड्रॉप में 1756 में, बैटल ऑफ प्लासी से पहले 1756 में सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया और फोर्ट विलियम को कैप्चर करके देख रेख दे दी मानिक चंद के हाथ में। लेकिन फिर एंट्री हुई रॉबर्ट क्लाइव की, और रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के आसपास के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग थे उनको ब्राइव करने की शुरुआत की। जैसे सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ मीर जाफर को ब्राइव किया, ऑफिसर इंचार्ज मानिक चंद को ब्राइव किया, राय दुर्लभ, जगत सेठ जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल बैंकर्स थे उनको ब्राइव किया, ओमी चंद को ब्राइव किया और इनको अपने साथ में मिला लिया। और फिर बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई और बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला को बड़ा इजीली हरा दिया। सिराज हार गए और उसके बाद मीर जाफर को बनाया गया नवाब। बट मीर जाफर सिर्फ 3 साल के लिए नवाब रहे, 1760 तक नवाब रहे, बिकॉज इन 3 सालों में ब्रिटिशर्स खूब उल्टी सीधी डिमांड्स कर रहे थे, खूब सारा पैसा मांग रहे थे और मीर जाफर उन डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को बनाया बंगाल का नवाब। और मीर कासिम केपेबल नवाब थे, लेकिन ये भी सिर्फ 3 साल के लिए नवाब रहे, बिकॉज मीर कासिम ने ड्यूटीज़ को अबॉलिश किया और मीर कासिम इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही ब्रिटिशर्स को पता चला, ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को हटाया और वापस से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम भाग के पहुंचे अवध, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इन्होंने मदद मांगी। शुजाउद्दौला, अवध के नवाब, मीर कासिम और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड ने एक टीम बनाई और इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स को अटैक किया। और इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर। ये लड़ी गई 1764 में। इस बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और ब्रिटिशर्स की आर्मी ने इस बैटल ऑफ बक्सर में इन तीनों की कंबाइंड आर्मी को हरा दिया। और फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन हुई, आपने पढ़ी होगी, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। ये ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन हुई 1765 में, और इस ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के थ्रू बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स कंपनी को दे दिए गए। फिर इसके बाद बात आती है एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में, और 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स लड़े गए। पहला लड़ा गया 1767 से लेकर 69 के बीच में, खत्म हुआ विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास।
और उस टाइम पे गवर्नर हुआ करते थे वरलेस्ट। दूसरा हुआ 1780 से लेके 84 के बीच में, ख़त्म हुआ विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, गवर्नर जनरल हुआ करते थे वेरिन हेस्टिंग्स। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1790 से लेके 92 के बीच में, ख़त्म हुआ विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे कॉर्नवालिस। और फाइनल फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1799 में, और इसके बाद मैसूर के ऊपर सब्सिडरी अलायंस इंपोज कर दी गई थी और गवर्नर जनरल हुआ करते थे वेलेस्ली। अब मैसूर की थोड़ी कहानी देख लेते हैं। 17th सेंचुरी में मैसूर के ऊपर वोदिया डायनेस्टी रूल किया करती थी, लेकिन 18th सेंचुरी आते आते ये वोदिया डायनेस्टी कमज़ोर होने लगी और नानाजराज से हैदर अली ने मैसूर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। हैदर अली रूलर बन गया 1760-61 में। हालांकि हैदर अली पहले मैसूर की आर्मी में घुड़सवार हुआ करता था। घुड़सवार से लेकर रूलर बनने तक का सफ़र हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में आर्सेनल को सेटअप किया था। आर्सेनल मतलब आर्म्स की फैक्ट्री को सेटअप किया था डिंडीगुल में। एक बार थोड़ा सा मैसूर की जियोपॉलिटिक्स को देख लेते हैं। हालांकि ये मैप बहुत छोटा है, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। मैसूर के ऊपर यहाँ पे हैं मराठास, इधर है हैदराबाद का निज़ाम, इधर है मद्रास जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है, मद्रास के जस्ट नीचे कार्नेटिक, और सबसे नीचे ये है ट्रेवनकोर। मैसूर और ट्रेवनकोर के बॉर्डर पे है पोर्ट माहे जो कि फ्रेंच का पोर्ट है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की कहानी क्या है? ब्रिटिशर्स, मराठास और निज़ाम्स ने मिलकर हैदर अली को अटैक किया, लेकिन हैदर अली बेहद स्मार्ट था। हैदर अली ने मराठास और निज़ाम्स को ब्राइव किया और बोला कि यार तुम पैसे लो और शांति से बैठो, तुम क्यों लड़ाई लड़ रहे हो। मराठास और निज़ाम्स ब्रिटिशर्स को छोड़ के भाग गए और हैदर अली ने तबीयत से ब्रिटिशर्स को हराया फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में, और एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ मैसूर इन 1769। और इस ट्रीटी ऑफ मैसूर के दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। एक तो म्यूचुअल डिफेंसिव अलायंस, कि कल को अगर हैदर अली के ऊपर कोई अटैक करेगा तो ब्रिटिशर्स मदद करने के लिए आएंगे, और अगर ब्रिटिशर्स के ऊपर कोई अटैक करेगा तो हैदर अली उनकी मदद करने के लिए जाएगा। दूसरा, म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर्स टेरिटरीज। वॉर के दौरान जो भी एक दूसरे की टेरिटरीज इन लोगों ने कैप्चर की थी उनको वापस किया जाएगा। बड़ा सिंपल, ट्रीटी ऑफ मैसूर साइन हो गई। फिर शुरू हुआ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। हालांकि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 1780 में शुरू हुआ, लेकिन कहानी शुरू हो गई थी 1771 से। 1771 में मराठास ने मैसूर को अटैक किया, हैदर अली को अटैक किया, और मराठास ने जब मैसूर को अटैक किया तो ब्रिटिशर्स मैसूर की मदद करने के लिए नहीं आए, और ये था ट्रीटी ऑफ मैसूर का वायलेशन, म्यूचुअल डिफेंसिव अलायंस का वायलेशन था। तो प्रॉब्लम्स तो यहीं से शुरू हो गई थी। और फिर 1780 में ब्रिटिशर्स ने पोर्ट माहे को कैप्चर करने की कोशिश की। ये जो पोर्ट माहे है ये फ्रेंच का पोर्ट हुआ करता था, लेकिन हैदर अली की फ्रेंच लोगों के साथ में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो ये जो पोर्ट माहे है ये हैदर अली के प्रोटेक्शन में था। जब ब्रिटिशर्स ने पोर्ट माहे को अटैक किया तो लड़ाई शुरू हो गई हैदर और ब्रिटिशर्स के बीच में। इस बार हैदर, मराठा और निज़ाम्स एक साइड में थे और ब्रिटिशर्स दूसरी साइड में। लेकिन एज यूजुअल ये जो मराठास हैं और निज़ाम्स हैं ये बीच में छोड़ के भाग गए हैदर अली को। अब हैदर थोड़ा कमज़ोर हो गया और हैदर को ब्रिटिशर्स ने पोर्ट नोवा पे हरा दिया 1782 में, लेकिन एक छोटी सी डिफीट थी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, हैदर अली इसी वॉर के दौरान पास्ड अवे, कैंसर की वजह से ही डाइड। और ये जो बैटल है इसको कंटिन्यू किया हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने 2 साल तक ये लड़ाई कंटिन्यू की, कोई नतीजा नहीं निकला। तो अल्टीमेटली ये जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है ये एक ड्रॉ पे ख़त्म हुआ और एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में। दोनों साइड्स ने डिसाइड किया कि यार शांति से बैठते हैं, क्यों झगड़ें, कोई फ़ायदा निकल नहीं रहा। फिर शुरू हुआ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। बेसिकली कहानी ये है कि टीपू सुल्तान के डिफरेंसेस थे ट्रेवनकोर के राजा के साथ में। बेसिकली कहानी ये है कि 2 पोर्ट्स हुआ करते थे, ये डच के कंट्रोल में थे। डच लोगों ने इन दोनों पोर्ट्स को ट्रेवनकोर के राजा को बेच दिया था, और इन पोर्ट्स के ऊपर टीपू सुल्तान और ट्रेवनकोर के रूलर के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। इस डिस्प्यूट में अंग्रेजों ने सपोर्ट किया ट्रेवनकोर के रूलर को, और फिर क्या था, ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो गया और ब्रिटिशर्स ने इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को हरा दिया और एक बड़ी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करने के लिए फोर्स किया, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम।
और इस ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के थ्रू आधा मैसूर टीपू सुल्तान से ले लिया गया। टीपू सुल्तान के ऊपर लगभग 3 करोड़ का फाइन लगाया गया और टीपू सुल्तान के पास में इतने पैसे नहीं थे, तो बदले में इसके 2 बेटों को हॉस्टेज बना के रख लिया ब्रिटिशर्स ने। फिर जब अपने दोनों बेटों को टीपू सुल्तान ने छुड़ा लिया तो फिर 4th एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत हुई। और ये जो 4th एंग्लो मैसूर वॉर है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे वेलेस्ली। वेलेस्ली जो कि गवर्नर जनरल बन के आए थे 1798 में और 1805 तक रहे। इनकी पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस। और सब्सिडरी अलायंस के तहत वेलेस्ली बेसिकली क्या कह रहे थे? वेलेस्ली कह रहे थे कि देखो, अपने यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी को रखो और उसके एक्सपेंसेस भी आप ही पे करो। ब्रिटिश आर्मी को रखो भी और उसके एक्सपेंसेस भी पे करो। आप कोई भी एक्सटर्नल रिलेशन नहीं बनाओगे विदाउट द मीडिएशन ऑफ कंपनी। किसी भी दूसरे राजा के साथ में, किसी भी दूसरे स्टेट के साथ में कोई भी एक्सटर्नल रिलेशन नहीं बनाओगे कंपनी की परमिशन के बिना। आपको अपने कोर्ट में ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना पड़ेगा। आप किसी भी फॉरेनर को अपने यहाँ पे नौकरी पे नहीं रख सकते हो कंपनी की परमिशन के बिना। और बदले में वेलेस्ली कह रहे हैं कि हम कोई इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। कोई इनसे पूछे कि बच क्या गया है इंटरनल इंटरफेरेंस के लिए। ये थी वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस। 2-3 फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेट जिसने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया, जिसके ऊपर सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज किया गया, वो था हैदराबाद। कब किया गया? 1798 में। दूसरा स्टेट जिसके ऊपर सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज किया गया, मैसूर। कब किया गया? 1799 में। और तीसरा स्टेट जिसके ऊपर सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज किया गया वो था तंजौर। कब किया गया? 1799 में। पहला स्टेट कौन सा था जिसके ऊपर सब्सिडरी अलायंस इम्पोज किया गया? हैदराबाद। कब किया गया? 1798 में। वेलेस्ली आए और वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को बोला कि भाई सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करो। टीपू सुल्तान ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और दूसरा, टीपू की दोस्ती थी फ्रेंच लोगों के साथ में, टर्की के लोगों के साथ में, और ये वहाँ पे अपने एम्बेसडर्स को भेज रहा था। और फ्रेंच लोगों के साथ में ब्रिटिशर्स की बिल्कुल नहीं बनती थी। और इसी बैकड्रॉप में ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को अटैक किया और इस 4th एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को हराया और मार दिया। टीपू सुल्तान मारा गया और टीपू सुल्तान के बाद मैसूर में वोदिया डायनेस्टी के एक माइनर बच्चे को, कृष्णराज को रूलर बना के बिठा दिया गया और मैसूर के ऊपर सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दी गई। ये कहानी हो गई एंग्लो मैसूर वॉर्स की। फिर अपन बात करेंगे पेशवाज के बारे में। सबसे पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेके 1720 के बीच में। मराठा रूलर साहू ने इनको पेशवा बनाया था। फिर वाजीराव आए 1720 से लेके 1740 के बीच में। फिर आए बालाजी वाजीराव 1740 से लेके 1761 के बीच में। फिर आए माधवराव 1761 से लेके 1772 तक। फिर आए नारायण राव 1772 से लेके 1773 के बीच में। फिर आए माधव नारायण राव 1774 से लेके 1795 के बीच में। और फिर लास्ट में आए बाजीराव सेकंड 1796 से लेके 1818 तक। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि हम रिवीजन कर रहे हैं तो ये पूरा सीक्वेंस आपको पता होगा। अच्छा, पेशवाज के दौरान ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी गई, 3rd बैटल ऑफ पानीपत। कहानी क्या थी? अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानिस्तान का रूलर था, उसने लगभग 5 बार इंडिया को अटैक किया था 1748 से लेकर 1767 के बीच में। 1757 में अब्दाली ने पंजाब को अटैक किया और उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अब्दाली तो चला गया लेकिन पंजाब में गवर्नर बना के बिठा गया अपने बेटे तिमूर शाह को। किसको बिठा गया? तिमूर शाह को। मराठाज ने 1758 में पंजाब को अटैक किया और जब मराठाज ने 1758 में पंजाब को अटैक किया तो ये जो तिमूर शाह है ये भाग गया और ये भाग के पहुंचा अब्दाली के पास में। अब्दाली बदला लेने के लिए आया और इसी बैटल को अपन बोलते हैं 3rd बैटल ऑफ पानीपत, जो कि लड़ी गई जनवरी 1761 में। और इस 3rd बैटल ऑफ पानीपत में अब्दाली ने मराठास को, अब्दाली ने पेशवाज को हरा दिया। सदाशिव राव और विश्वास राव जो कि बालाजी बाजीराव के बेटे थे और सदाशिव राव जो कि बालाजी बाजीराव के भाई थे, ये दोनों इस 3rd बैटल ऑफ पानीपत में मारे गए। और इसीलिए अगर आप देख पा रहे हो तो बालाजी बाजीराव 1761 में ही ऑल्सो पास्ड अवे, इसी सदमे में ही पास्ड अवे। और इसी पेशवाशिप के दौरान वॉर्स चले हैं, एंग्लो मराठा वॉर्स हुए हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो शुरू हुआ 1776 में और 1782 तक चला। बेसिकली कहानी क्या है? रघुनाथ राव जो कि बालाजी बाजीराव के भाई थे, वो बनना चाह रहे थे पेशवा, लेकिन जो मराठा सरदार थे
वो रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाना चाह रहे थे, उन्होंने पेशवा बना दिया था नारायण राव को। रघुनाथ राव ने कॉन्स्पिरेसी की और नारायण राव को मरवा दिया। लेकिन इस बार भी मराठा सरदार्स ने रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाया। नारायण राव के पोस्टमस सन, मतलब नारायण राव के मरने के 2-3 महीने बाद इनका ये बेटा पैदा हुआ, इसको पेशवा डिक्लेयर कर दिया गया। अच्छा, जब ये कहानी चल रही थी उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? वैरेन हेस्टिंग। कौन थे? वैरेन हेस्टिंग। अच्छा, जब नारायण राव के पोस्टमस सन को पेशवा डिक्लेयर कर दिया गया तो रघुनाथ राव मदद के लिए पहुंचे ब्रिटिशर्स के पास में। बोला कि भाई साहब मुझे पेशवा बनना है, मुझे कैसे भी पेशवा बनाओ और मेरी मदद करो। ब्रिटिशर्स ने बोला कि हाँ मदद करेंगे और एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में। और बट ऑब्वियस सी बात थी, इस ट्रीटी ऑफ सूरत में वो सभी प्रोविजंस थे जो कि ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के थे। और इसी बैकड्रॉप में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत हुई। और ये जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है ये ख़त्म हुआ विद द ट्रीटी ऑफ सलाबाई 1782 में साइन हुई। ये जो ट्रीटी ऑफ सलाबाई है इसमें बड़े ह्यूमिलिएटिंग प्रोविजंस थे। फिर हुआ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से लेके 1805 के बीच में। बेसिकली वेलेस्ली आ चुके थे और वो बात कर रहे थे सब्सिडरी अलायंस के बारे में। और वेलेस्ली ने पेशवा को बोला कि भाई साहब सब्सिडरी अलायंस साइन करो हमारे साथ में। पेशवा ने सब्सिडरी अलायंस साइन करने से मना कर दिया। मीनवाइल पेशवा और इंदौर के जो होलकर्स हैं उनके बीच में लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई के दौरान यशवंत राव होलकर के भाई को पूना के पेशवा ने मार दिया। बस फिर क्या था, यशवंत राव होलकर जो हैं वो पेशवा को अटैक करने के लिए निकले। पेशवा अपनी जान बचा के भागा, ब्रिटिशर्स के पास में पहुंचा और मदद मांगी। ब्रिटिशर्स ने बोला कि हाँ मदद करेंगे, लेकिन पहले आपको सब्सिडरी अलायंस साइन करनी पड़ेगी। पेशवा के पास में और कोई रास्ता नहीं था, तो पेशवा ने एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में। ट्रीटी ऑफ बसीन कब साइन हुई? 1802 में। और इसके थ्रू पेशवा ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, बाकी जो मराठा सरदार्स थे उनको ये लगा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो सिंधियाज और भोसलेज ये दोनों यूनाइट हुए और इन दोनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स को अटैक किया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने सिंधियाज और भोसलेज दोनों को हरा दिया और दोनों के ऊपर इम्पोज करी सब्सिडरी अलायंस। और फिर फाइनली ब्रिटिशर्स ने होलकर्स को भी हरा दिया और होलकर्स के ऊपर भी सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दी। मतलब सभी मराठा सरदार्स के ऊपर एक एक करके सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दी गई। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, पेशवाज इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? पूना में। होलकर्स इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? इंदौर में। सिंधियाज का हेडक्वार्टर ग्वालियर में। भोसलेज का हेडक्वार्टर नागपुर में। गायकवाड्स का हेडक्वार्टर बड़ौदा में। ये ध्यान रखना। अच्छा, जब ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म हो गया और इसकी जो ट्रीटीज थी वो बेहद ह्यूमिलिएटिंग थी, इसी बैकड्रॉप में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत हुई 1817 में और 1818 तक चला। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जो ट्रीटीज साइन की गई थी वो बेहद सीवियर थी, हार्श थी, ह्यूमिलिएटिंग थी। मराठा सरदार्स ढूंढ रहे थे कि कोई रास्ता मिल जाए और हम किसी भी तरीके से फ्री हो जाएं। इनको मौका मिला जब ब्रिटिशर्स ने पिंडारीज को अटैक किया। पिंडारीज पहले मराठास को सर्व किया करते थे। मराठास ने पिंडारीज की मदद की और मराठास ने पिंडारीज को ज्वाइन किया और लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स ने मराठास पिंडारीज सबको हरा दिया। मराठास की जो भी टेरिटरी थी उसको एनेक्स कर लिया और मराठास को बोला चुपचाप से बित्थूर में जाके रहो, फालतू की बकवास नहीं करनी। और ये कहानी खत्म हो गई एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। अब अपन बात करेंगे पंजाब और एंग्लो सिख वॉर के बारे में। पंजाब का जो मॉडर्न किंगडम है उसको इस्टेब्लिश किया था रंजीत सिंह ने, जो कि पैदा हुए थे 1780 में। कौन से मिस्ल में पैदा हुए थे? सुखड़ चकिया मिस्ल में। कौन से मिस्ल में? सुखड़ चकिया मिस्ल में। 12 साल की उम्र में इनके फादर पास्ड अवे। 1792 से लेकर 1797 के बीच में इनको रखा गया रेजेंसी के अंडर, मतलब प्रोटेक्शन के अंडर। लेकिन जब ये 18 साल के हुए तो इन्होंने रेजेंसी को ओवरथ्रू कर दिया और मिस्ल को खुद से एडमिनिस्टर करने की शुरुआत करी और धीरे धीरे पंजाब को बेहद पावरफुल किंगडम बनाया। इनके पास में बड़ी एफिशिएंट आर्मी थी और इस आर्मी को ट्रेन किया था फ्रेंच ऑफिशियल्स ने। रंजीत सिंह ने 2 कैपिटल्स इस्टेब्लिश की थी। लाहौर थी पॉलिटिकल कैपिटल और अमृतसर थी रिलीजियस कल्चरल कैपिटल। रंजीत सिंह पास्ड अवे इन 1839 और जैसे ही रंजीत सिंह पास्ड अवे पॉलिटिकल कन्फ्यूजन की शुरुआत हो गई। 4 नए रूलर्स आए जिन्होंने बोला कि गद्दी हमारी है। लेकिन फाइनली रंजीत सिंह के माइनर बेटे दलीप सिंह को राजा बनाया गया 1843 में।
रंजीत सिंह के कॉन्टेक्स्ट में दो तीन चीज़ें और याद रखो, इनकी पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, और इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1809। इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हुई, लेकिन एक चीज़ ये भी डिसाइड हुई थी कि रिवर सतलज जो है वो पंजाब और ब्रिटिश डोमिनियंस के बीच में बाउंड्री होगी। फिर जब रंजीत सिंह पास अवे तो शुरू हुआ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, 1845 से लेके 1846 के बीच में चला। गवर्नर जनरल कौन थे? हेनरी हार्डिंग। बेसिक कहानी ये है कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो कि 1839 से लेके 1842 के बीच में चला, उसमें ब्रिटिशर्स हार गए थे और ब्रिटिशर्स अपनी पावर को एक बार फिर से डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे, और पंजाब जैसे पावरफुल किंगडम को हरा के अपनी पावर दिखाने से बेटर ऑप्शन हो क्या सकता था। तो लॉर्ड हार्डिंग ने लॉर्ड गप को ऑर्डर किया और बोला कि जाओ सिख आर्मी को हराओ। लॉर्ड गप साहब गए और उन्होंने सिख आर्मी को हरा दिया और एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर। कब साइन हुई? 1846 में। और इस ट्रीटी ऑफ लाहौर के थ्रू लाहौर के कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रख दिया गया, उसका नाम था हेनरी लॉरेंज। क्या नाम था? हेनरी लॉरेंज। फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से लेके 1849 के बीच में चला, और ये जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर है ये हुआ डलहौजी की वजह से। लॉर्ड डलहौजी जो हैं वो इंपीरियलिस्ट थे, बेसिकली उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा इस्टेब्लिश करना था, और पंजाब में थे फर्टाइल प्लेन्स। इन फर्टाइल प्लेन्स को डलहौजी अपने कब्जे में लेना चाह रहे थे, और इनको मौका तब मिल गया जब मुल्तान के सिख गवर्नर मुलराज और हज़ारा के गवर्नर छत्तर सिंह ने रिवोल्ट किया। जैसे ही इन दोनों लोगों ने रिवोल्ट किया, डलहौजी ने लॉर्ड गप को बोला कि जाओ रिवर सतलज को क्रॉस करो। रिवर सतलज जो कि पंजाब और ब्रिटिश डोमिनियंस के बीच में बाउंड्री थी, उसको क्रॉस करो और पंजाब को एनेक्स करो। लॉर्ड गप गए और पंजाब को एनेक्स कर लिया 1849 में, और इसके साथ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की बातचीत खत्म हो गई। अब अपन बात करेंगे वेरियस चार्टर एक्ट्स के बारे में। सबसे पहला एक्ट आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो, इससे पहले तक क्या होता था कि मुनार्की जो है वो चार्टर्स इश्यू करती थी कंपनी के लिए, और कंपनी बदले में मुनार्की को खूब पैसा देती थी, ब्राइब देती थी। पार्लियामेंट का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से जितने भी चार्टर एक्ट्स पास होंगे उनको पार्लियामेंट के थ्रू पास किया जाएगा। सबसे पहला एक्ट कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और इसके प्रोविजंस क्या थे? इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बैठे हुए थे। ये प्रोप्राइटर्स कौन है? प्रोप्राइटर्स बेसिकली ऐसे लोग थे जिनके पास में कंपनी के शेयर थे, और उन शेयर्स की वैल्यू 1000 पाउंड से ज़्यादा की थी। मतलब 1000 पाउंड से ज़्यादा के शेयर्स जिन लोगों के पास में थे उनको बुलाया जाता था प्रोप्राइटर्स, और ये जो प्रोप्राइटर्स का ग्रुप था इसको बुलाया जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू ये बोला गया कि ये जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स हैं ये 24 डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे जिनको बुलाया जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये 4 साल के लिए इलेक्ट किए जाएंगे, और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर फंक्शन करेंगे, बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर फंक्शन करेंगे। इंडिया में भी एक चेंज किया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को एक नया डेजिग्नेशन दे दिया गया, और गवर्नर ऑफ बंगाल को बुलाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बुलाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अच्छा, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? वैरेन हेस्टिंग्स। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? वैरेन हेस्टिंग। वैरेन हेस्टिंग को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इसकी मदद करने के लिए 4 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई। ये 4 मेंबर्स और एक खुद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनको मिला के बनती थी गवर्नर जनरल की काउंसिल। क्या बनती थी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। और इस काउंसिल में सारे डिसीजंस मेजॉरिटी वोट के थ्रू लिए जाते थे। इस काउंसिल का कोरम था 3 मेंबर्स। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ये भी बोला गया कि कैलकटा में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा, और इस सुप्रीम कोर्ट में एक होंगे चीफ जस्टिस और बाकी 3 सबऑर्डिनेट जजेस। कैलकटा में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया इन 1774, और इस कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, कैलकटा के सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे एलिजे इम्फ। कौन थे? एलिजे इम्फ। अच्छा, ये जो 1773 का एक्ट है इसके थ्रू ड्यूल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, ये ड्यूल सिस्टम इम्प्लीमेंट कहाँ किया गया था? प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। होपफुली आपने ये पढ़ा होगा तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।
फिर बात आती है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बुलाया जाता है, इस पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टेब्लिश कर दिया गया। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स थे। ये जो 6 मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट कौन कर रहा था? किंग अपॉइंट कर रहा था। इन 6 मेंबर्स में से 2 तो थे कैबिनेट मिनिस्टर और 4 आते थे प्रिवी काउंसिल से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टेब्लिश किया गया। कितने मेंबर्स? 6 मेंबर्स। इन 6 मेंबर्स को अपॉइंट कौन करेगा? किंग अपॉइंट करेंगे। 6 में से 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स और 4 प्रिवी काउंसिल से आते थे। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल को जवाब देता और अपने कमर्शियल फंक्शंस के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जवाब देता। बेसिकली एक तरीके से डबल गवर्नमेंट को सेटअप कर दिया गया। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस कर दी गई। पहले कितनी थी? 4+1, अब कितनी कर दी गई? 3+1 कर दी गई। गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावर्स दे दी गई इन कंपैरिजन टू गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर दे दी गई। एक दो चीज़ और इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में पहली बार इंडियन टेरिटरीज को ब्रिटिश पजेशन इन इंडिया बुलाया गया। क्या बुलाया गया? ब्रिटिश पजेशन इन इंडिया। दूसरा ये भी बोला गया कि कंपनी अगर कोई भी वॉर अब लड़ेगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेगी। 2-3 चीज़ें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टेब्लिश किया गया। दूसरा, इंडियन टेरिटरीज को ब्रिटिश पजेशन इन इंडिया बुलाया गया। तीसरा बोला गया कि अगर कंपनी कोई भी वॉर लड़ेगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेगी। चौथा, गवर्नर जनरल की काउंसिल की स्ट्रेंथ रिड्यूस कर दी गई। और पांचवा, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स के ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज़्यादा पावर्स दे दी गई। फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके थ्रू कंपनी की मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया गया अगले 20 साल के लिए। गवर्नर जनरल को ओवरराइडिंग पावर्स दे दी गई ओवर हिज काउंसिल। अब तक क्या बोल रहे थे कि काउंसिल में सब कुछ मेजॉरिटी के थ्रू डिसाइड होगा, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में ये बोल दिया गया कि ठीक है मेजॉरिटी वगैरह अपनी जगह पे, लेकिन गवर्नर जनरल को ओवरराइडिंग पावर्स हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि काउंसिल ने डिसाइड की है लेकिन गवर्नर जनरल अग्री नहीं करता है तो गवर्नर जनरल उसको ओवरराइड कर सकता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी मेंबर्स हैं, जो 6 मेंबर्स हैं, उनकी सैलरी अब कंपनी के रेवेन्यू से दी जाएगी, स्टेट के एक्सचेकर से नहीं दी जाएगी। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स की सैलरी नहीं देगी, अब कौन देगा? कंपनी के रेवेन्यू से दी जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि गवर्नर जनरल गॉट ओवरराइडिंग पावर्स ओवर हिज काउंसिल। फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है इसने कंपनी के मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। सिर्फ 2 एक्सेप्शंस प्रोवाइड किए गए, एक तो ट्रेड विद चाइना और एक ट्रेड इन टी के केस में कंपनी की मोनोपोली बनी रहने दी, बाकी चीज़ों में मोनोपोली ख़त्म कर दी। बेहद इंपॉर्टेंट, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अलाउ कर दिया गया कि आप आओ इंडिया में कामकाज करो, क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड करो। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एजुकेशन के ऊपर 1 लाख रुपए स्पेंड किए। मतलब पहली बार पैसा खर्च किया जा रहा है इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और देख सकते हो एक तरफ क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया है, दूसरी तरफ एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है। तीसरा, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को ये परमिशन दे दी गई कि आप इंडिया में आ सकते हो और सेटल हो सकते हो। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो मोनोपोली ख़त्म कर दी गई, 2 एक्सेप्शंस दिए गए, ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया और एजुकेशन के ऊपर 1 लाख रुपया खर्च किया गया। फिर लाया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसको सेंट हेलिना एक्ट ऑफ 1833 भी बुलाया जाता है। कंपनी की मोनोपोली को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। जो पहले 2 एक्सेप्शंस थे, ट्रेड इन चाइना एंड ट्रेड इन टी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। यूरोपियंस को इन जनरल अलाउ कर दिया गया कि वो इंडिया आके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक थे। ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है 3+1 की, इसमें एक और मेंबर रख दिया गया बाहर और ये था लॉ मेंबर। पहले लॉ मेंबर कौन थे? टीवी मैकुले। कौन थे? टीवी मैकुले। लेजिस्लेशन में और ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत करी। बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनकी जो भी लॉ मेकिंग की पावर थी वो सब उनसे छीन ली गई और पूरी तरीके से पावर किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। ये जो लॉ मेंबर है ये कानून का एक्सपर्ट होगा और गवर्नर जनरल को एडवाइस करेगा। लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया और ये जो लॉ कमीशन है इसका काम था इंडियन लॉज का कोडिफिकेशन। कंपनी गवर्नमेंट के अंडर जितने भी जॉब्स थे
उनको सभी इंडियंस के लिए ओपन कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश की कि इंडिया में जो स्लेव्स की कंडीशन है उसको सुधारा जाए। एक्ट 5 ऑफ 1843 के थ्रू इंडिया में स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर किया गया था। स्लेवरी को इलीगल इंडिया में किस एक्ट के थ्रू किया गया? एक्ट 5 ऑफ 1843। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रेसिडेंट था उसको बुलाया गया मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट को क्या बुलाया गया? मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स। 2-3 चीज़ें याद रखो। एक तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। दूसरा, मोनोपोली पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है कंपनी की। तीसरा, एक लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया है और पहले लॉ मेंबर कौन थे? टीवी मैकुले। चौथा, बंगाल के गवर्नर जनरल को सारी पावर्स दे दी गई हैं। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर से जो भी लॉ मेकिंग की पावर्स थी वो ले ली गई हैं। लॉ कमीशन को बना दिया गया है। कंपनी के अंडर जितने भी जॉब्स हैं उनको सभी इंडियंस के लिए ओपन कर दिया गया है। एक्ट 5 ऑफ 1843 के थ्रू स्लेवरी को इंडिया में इलीगल डिक्लेयर किया गया है। हालांकि ये चार्टर एक्ट से अलग है, लेकिन याद रखना। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट है उसको मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स बुलाया गया है। फिर लाया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है इसके थ्रू सिंपली ये बोल दिया गया कि कंपनी तब तक एडमिनिस्टर कर सकती है इंडिया को जब तक कि पार्लियामेंट चाहता है। पहले 20-20 साल तक एक्सटेंड किया जा रहा था, अब टाइम नहीं बताया गया। अब बोल दिया गया कि जब हमारी इच्छा होगी तब हम आपको हटा देंगे, तब तक के लिए आप एडमिनिस्टर कर लो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया गया। 24 से कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। और 6 मेंबर्स इनमें से ब्रिटिश क्राउन अब नॉमिनेट करेगा। इंडियन सिविल सर्विसेज को सभी के लिए ओपन कर दिया गया। ओपन कंपटीशन अलाउ कर दिया गया इंडियन सिविल सर्विसेज में। ये जो लॉ मेंबर ऐड किया गया था टीवी मैकुले, उनको अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में ऐड कर दिया गया और उसके अलावा 6 एडिशनल मेंबर्स और असेंबली में जोड़े गए। तो ये जो 4+1 है, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और बाकी के 4 मेंबर्स, ये तो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। और ये जो 6 मेंबर्स और ऐड किए गए हैं, ये जो पूरा है इसको बुलाया जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली या इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो ये कि कंपनी को बोल दिया गया कि कोई टाइम नहीं है, जब तक पार्लियामेंट आपको अलाउ कर रहा है तब तक आप इंडिया को एडमिनिस्टर कर लो। दूसरा, सीओडी की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया गया। 24 से कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। इंडियन सिविल सर्विसेज को सभी के लिए ओपन कर दिया गया। लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल की काउंसिल में ऐड कर दिया गया और ये जो 4+1 है इसको बुलाया गया गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और 6 एडिशनल मेंबर्स असेंबली में ऐड किए गए और ये जो टोटल है इसको बुलाया जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली या इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली। पहला इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम 1855 में हुआ। कहाँ पे हुआ? लंदन में हुआ। कहाँ हुआ है? लंदन में हुआ है। और पहले इंडियन जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब ज्वाइन किया इन्होंने? 1864 में किया। और ये बात हो गई चार्टर एक्ट्स के बारे में। अब अपन बात करेंगे ब्रिटिशर्स की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवालिस ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था? कॉर्नवालिस ने। कब इंट्रोड्यूस किया? 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट को प्लान किसने किया था? जॉन शॉरे ने। प्लान किया है जॉन शॉरे ने, इंट्रोड्यूस किसने किया? कॉर्नवालिस ने 1793 में। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था परमानेंट सेटलमेंट को? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूनाइटेड प्रोविंस के कुछ पार्ट्स में। मतलब लगभग 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या रीज़न था परमानेंट सेटलमेंट को लाने के पीछे? एक तो ब्रिटिशर्स या कॉर्नवालिस जो हैं वो प्राइवेट ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना चाह रहे थे। बिकॉज कुछ लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करना ईजी है रादर देन कलेक्टिंग इट फ्रॉम मिलियंस ऑफ पीजेंट्स। दूसरा, कॉर्नवालिस एक ऐसी लॉयल सोशल क्लास क्रिएट करना चाह रहे थे जो कि ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल रहे। और तीसरा, कंपनी को ऐसा लगा कि परमानेंट सेटलमेंट कुड सर्व एज अ इंसेंटिव फॉर जमींदार्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। 4-5 रीजन। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप को प्रमोट करना चाह रहे थे और कुछ लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करना ईजी है, इतने मिलियंस ऑफ पीजेंट से कलेक्ट करने में दिक्कत आती थी। तीसरा, जमींदार्स की एक सोशल क्लास जो कि ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहे वो क्रिएट करना चाह रहे थे कॉर्नवालिस। और फाइनली कॉर्नवालिस को ऐसा लग रहा था कि परमानेंट सेटलमेंट की वजह से जो जमींदार्स हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा अपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का। इस परमानेंट सेटलमेंट के फीचर्स क्या थे? जमींदार्स को जमीन का ओनर बना दिया गया, जमींदारी सेटलमेंट भी कहा जाता है इसको।
और ये जो ज़मीन के ओनरशिप राइट्स थे इनको हेरिडेटरी बना दिया गया। मतलब ये कह दिया गया कि ज़मीन आपकी है, चाहे अब आप इस ज़मीन को बेचो, चाहे ट्रांसफ़र करो, चाहे गिरवी रखो, चाहे इसमें पैदावार करो। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए सनसेट लॉ। सनसेट लॉ मतलब कंपनी ने ये कहा कि हमने जितने में डील फिक्स की है, जितना रेंट फिक्स किया गया है, उतना रेंट जमींदार को हमें देना ही देना पड़ेगा बाय द इवनिंग। कैसे भी दो, चाहे ज़मीन को बेच के दे दो, चाहे ट्रांसफ़र करके दे दो, चाहे उधारी लेके दे दो, चाहे उस ज़मीन पर अच्छा खासा प्रोडक्शन कर लो, जैसे भी देना है, लेकिन जितने पैसे में डील फिक्स हुई है, जितना रेंट फिक्स हुआ है, उतना रेंट हमें देना ही देना पड़ेगा। और रेंट कितना फिक्स हुआ था? 10/11 ऑफ द प्रोडक्शन। और बदले में कंपनी ये कह रही थी कि आप चाहे कितना भी सरप्लस प्रोडक्शन कर लो, हम उसमें से कुछ भी डिमांड नहीं करेंगे, हमें तो 10/11 ऑफ द प्रोडक्शन दे दो, हम शांति से बैठे रहेंगे। बड़ा सिंपल। परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया? कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया। कब इंट्रोड्यूस किया? 1793 में किया। फिर दूसरा है रैयतवारी सेटलमेंट। और रैयतवारी सेटलमेंट के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। रैयतवारी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने। किसने किया था? थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने। कब किया था? 1820 में। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया रैयतवारी सेटलमेंट को? मद्रास, बॉम्बे, सिंध, बेरार और आसाम के कुछ पार्ट्स में। मतलब लगभग 51% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया में रैयतवारी सेटलमेंट को इंप्लीमेंट किया गया था। अगर कोई पूछ ले कि किस सेटलमेंट में सबसे ज़्यादा एरिया था, तो वो था रैयतवारी सेटलमेंट। किसने इंट्रोड्यूस किया? थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने। कब किया? 1820 में। कहाँ किया? मद्रास, बॉम्बे, सिंध, बेरार और आसाम के कुछ पार्ट्स में। फीचर्स क्या थे इस रैयतवारी सेटलमेंट के? पीजेंट्स को जमीन का ओनर बना दिया गया था और इनको बुलाया गया रैयत्स। क्या बुलाया गया? रैयत। और वहीं से नाम आया रैयतवारी सेटलमेंट। पीजेंट्स को एक पट्टा दे दिया गया था। पट्टा बेसिकली क्या था? डॉक्यूमेंट था। ये डॉक्यूमेंट कह रहा था कि ये जो ज़मीन है ये आपकी है, और इन रैयत्स के ऊपर एक रेवेन्यू का रेट फिक्स कर दिया जाता था। और ये जो रेवेन्यू का रेट था ये जनरली बहुत हाई होता था। और ये जो रेवेन्यू है ये फिक्स भी नहीं होता था रैयतवारी सेटलमेंट के अंडर, मतलब इसको पीरियडिकली रिवाइज भी किया जाता था। और कंपनी ने ये राइट रिटेन किया कि वो रेवेन्यू को कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो रेवेन्यू फिक्स किया गया है इसको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। दो तीन चीज़ें। रैयतवारी सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया? थॉमस मुनरो ने और अलेक्जेंडर रीड ने। कब? 1820 में। ये जो पीजेंट्स हैं, जो रैयत्स हैं, उनको ओनर बना दिया गया ज़मीन का, और इनके ऊपर एक रेवेन्यू की रेट फिक्स कर दी गई जो कि हाई थी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो रेवेन्यू है ये फिक्स नहीं था, इसको पीरियडिकली रिवाइज किया जा सकता था। फिर तीसरा है महालवारी सेटलमेंट। और ये जो महालवारी सेटलमेंट है इसके दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। महालवारी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया हॉल्ट मैकेंजी और RM बर्ड ने। कब किया? 1833 में। किस किसने इंट्रोड्यूस किया महालवारी सिस्टम को? हॉल्ट मैकेंजी और RM बर्ड ने। कब किया? 1833 में। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में, सेंट्रल इंडिया में। बेसिकली क्या है, कुछ विलेजेस को क्लब करके महाल बना दिया जाता था, और ये जो महाल है इसको हेड करते थे एक या दो लोग जिनको बुलाया जाता था लंबरदार। और ये जो लंबरदार होते थे ये होते थे महल के रिप्रेजेंटेटिव, और इन लोगों को इंचार्ज बनाया जाता था। ये लोग इन सारे गांव से, इन महल से पैसे को कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, और रेवेन्यू को कलेक्ट करके किसको देते थे? कंपनी को देते थे। लगभग जमींदारी सेटलमेंट के जैसा ही सेटलमेंट है, लेकिन इसमें भी जो रेवेन्यू है उसको रिवाइज किया जाता था पीरियडिकली। मतलब महालवारी सिस्टम और रैयतवारी सेटलमेंट दोनों में ही रेवेन्यू को पीरियडिकली रिवाइज किया जाता था, और इसीलिए महलवारी सिस्टम को टेम्परेरी जमींदारी सेटलमेंट भी बुलाया जाता है। बड़ी बेसिक सी बातचीत है, दो चार बार देखोगे तो याद होगा। एंड मैं तो होपफुल हूँ कि अपन रिवीजन कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें अब तक आपको याद होंगी। अच्छा, ये जो ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी इनका कॉन्सिक्वेंस क्या रहा? एक तो पीजेंट्स के लिए ये बड़ी एक्सप्लॉयटेटिव थी। पीजेंट्स को खूब एक्सप्लॉयट किया गया इन ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज़ के द्वारा। परमानेंट सेटलमेंट के दौरान एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। बेसिकली होता क्या था कि जो लैंडलॉर्ड है वो तो चला जाता था शहर, और अपनी जगह पे किसी आदमी को नॉमिनेट करके चला जाता था। और वो जो आदमी है, अब एक तो जो आपका लैंडलॉर्ड है उसको पैसा खाना है, लैंडलॉर्ड ने भी किसी एक इंसान को नॉमिनेट कर दिया है, अब वो भी पैसा खाना चाहता है। इस चक्कर में जो बेचारा पीजेंट होता था वो खूब पिसता था। रैयतवारी एरियाज में हाई रेवेन्यू था, और जनरली होता क्या था, पीजेंट्स बेचारे इतने पैदावार कहाँ से करते, तो उनके पास में रेवेन्यू आता नहीं था, पैसे होते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, अपनी ज़मीन को गिरवी रख देते थे।
और एक बार ज़मीन गिरवी रख दी, फिर कहीं मनी लेंडर उस ज़मीन को लौटा रहा है, तो इसकी वजह से पीजेंट्स को खूब सारा नुकसान हुआ, पीजेंट्स को खूब सारा एक्सप्लॉइट किया गया। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है ये मेंस का टॉपिक है, इसको अपन मेंस में पढ़ेंगे। अगर आपको रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो, अपन चल रहे हैं आगे। अच्छा, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में अगर बात करें, ये भी ज़्यादातर मेंस का टॉपिक है, लेकिन फिर भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। फेज़ 1 है 1600 से लेकर 1800 के बीच में, जिसको बुलाया जाता है कमर्शियल कैपिटलिज्म। फेज़ 2 है 1800 से 1860 के बीच में, जिसको बुलाया जाता है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। और फेज़ 3 है 1860 से लेकर 1947 के बीच में, जिसको बुलाया जाता है फाइनेंस कैपिटलिज्म। फेज़ 1 कमर्शियल कैपिटलिज्म। इस कमर्शियल कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है, कंपनी जो है वो ट्रेडर की तरह से आई है, ट्रेडिंग कंपनी है। बेसिकली कंपनी गोल्ड देती है, सिल्वर देती है और बदले में इंडियन गुड्स को खरीदती है, और ये जो इंडियन गुड्स हैं इनको ले जाके अपने यूरोपियन मार्केट में बेचती है। कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट बना रही है, और बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि इंडियन गुड्स को चीप रेट पे खरीदती है और इन्हीं गुड्स को यूरोप में ले जाके हायर रेट पे बेचती है। लेकिन जब बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई, तो उसके बाद से धीरे धीरे कंपनी ने पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की शुरुआत कर दी और इंडियन ट्रेड पे अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करने की शुरुआत कर दी। भाई बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स मिल ही गए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम है इसको परफेक्ट करने की शुरुआत करी। और अब क्या हो रहा था, अब हो ये रहा था कि कंपनी यहीं से रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, उसी पैसे से इंडियन गुड्स को खरीदती थी और उन इंडियन गुड्स को फॉरेन मार्केट्स में ले जाके बेचती थी। मतलब अब कंपनी को लाना कुछ नहीं पड़ रहा था, कोई गोल्ड नहीं, कोई सिल्वर नहीं, यहीं के पैसे से यहीं के गुड्स खरीदे और उनको फॉरेन मार्केट में ले जाके खूब हाई प्रॉफिट पर बेचा। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एक तो इंडियन वीवर्स जो हैं उनकी हालत ख़राब हो गई, उनको खूब एक्सप्लॉइट किया कंपनी ने। कंपनी के पास में पॉलिटिकल कंट्रोल भी आ गया था, तो कंपनी ने अपने हिसाब से कॉटन के रेट्स वगैरह फिक्स किए, और इनफैक्ट कंपनी ने ये जो रेट्स हैं ये मार्केट प्राइस से लगभग 35% नीचे फिक्स किए। रॉ कॉटन को पूरी तरीके से मोनोपोलाइज कर लिया। एक लाइन में अगर कहें तो ये जो वीवर्स हैं इनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी कंपनी ने इस फेज़ में। फिर आता है फेज़ 2, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के दौरान कंपनी ने खूब मैनिपुलेशन किया मार्केट का अपने फ़ायदे के लिए। जैसे एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता था। ब्रिटिश गुड्स जो इंडिया में आते थे उनके ऊपर तो कोई टैरिफ, कोई टैक्स नहीं लगता था, और इंडियन गुड्स जो फॉरेन मार्केट्स में जाते थे, जो यूरोप में जाते थे, उनके ऊपर हाई कस्टम ड्यूटी लगती थी। इसकी वजह से होता क्या था, इंडियन गुड्स महंगे हो जाते थे और ब्रिटिश गुड्स सस्ते हो जाते थे। अब बट ऑब्वियस सी बात है, सस्ती चीज़ को लोग खरीदते हैं, तो ब्रिटिश गुड्स जो हैं वो खूब प्रमोट होने लगे। इंग्लैंड में गवर्नमेंट ने फाइन्स लगाना शुरू किया ऐसे लोगों पे जो इंडियन गुड्स को यूज़ कर रहे थे, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया गया, फिर फाइन्स भी लगाए जा रहे हैं। इधर इंडिया में कंपनी ने रेवेन्यू कलेक्शन को मैक्सिमाइज करने की शुरुआत कर दी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा रेवेन्यू होगा तो ज़्यादा इंडियन गुड्स को खरीद पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत कर दी कंपनी ने। यहाँ पे कंपनी ने ज़बरदस्ती पीजेंट्स को फोर्स करना शुरू किया कि उनके फ़ायदे की जो भी क्रॉप है, जो ब्रिटिशर्स के फ़ायदे की क्रॉप है उसको उगाएं, अपने लिए जो फ़ायदे की चीज़ है उसको ना उगाएं। कंपनी ने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के मोड्स को थोड़ा इम्प्रूव करने की शुरुआत करी, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने की शुरुआत करी। मैकुले की रिपोर्ट ऑन एजुकेशन मार्च 1835 में आई, ये इसी फेज़ में आई थी। कौन सी रिपोर्ट? मैकुले की रिपोर्ट। किसके बारे में थी? एजुकेशन के बारे में थी। कब आई? मार्च 1835 में आई। और जो कंपनी का तीसरा फेज़ है वो है फाइनेंस कैपिटलिज्म। बेसिकली 1860 के बाद से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इन्वेस्ट करने की शुरुआत करी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में इन्वेस्ट करने की शुरुआत करी, रेलवेज बनाए, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए, बैंकिंग का नेटवर्क इस्टेब्लिश किया, इंश्योरेंस का नेटवर्क इस्टेब्लिश किया। 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का टोटल इन्वेस्टमेंट इंडिया में था लगभग 500 मिलियन पाउंड्स। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ये हमारे देश के भलाई के लिए नहीं किया जा रहा, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए नहीं किया जा रहा, ये किया जा रहा है ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास है उनके जो गुड्स आ रहे हैं उनको सुविधा से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सके, एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक पहुंचाया जा सके, उसके लिए रोड्स बन रहे हैं, उसके लिए रेलवेज बन रहे हैं, उसके लिए बैंकिंग और इंश्योरेंस का नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जा रहा है। कंपनी ने इंडिया में कभी भी बेसिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं किया। ये सारा कामकाज कंपनी अपने लिए कर रही थी, इंडियंस के लिए नहीं कर रही थी। बैंक्स डिड नॉट फेवर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स।
इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को कोई भी बैंक फेवर नहीं करता था। इनफैक्ट नो टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर इंडियन नेसेंट इंडस्ट्रीज वाज प्रोवाइडेड। इंडिया की जो नई नई इंडस्ट्रीज थी उनको कोई भी टैरिफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। और एक फैक्ट है जो कि याद रख लेना, इंडियन इंडस्ट्रीज को सरकार ने टैरिफ प्रोटेक्शन 1924 में प्रोवाइड करना शुरू किया। कब प्रोवाइड करना शुरू किया? 1924 में प्रोवाइड करना शुरू किया। इनफैक्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला। ये जो ब्रिटिश एरा रहा, इस दौरान इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी जो कि हमेशा से बहुत ही सक्सेसफुल थी, वो ब्रिटिश एरा के दौरान जो है डिक्लाइन होने लगी। डिक्लाइन क्यों होने लगी? बिकॉज कंपनी की पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड कॉन्क्वेस्ट, और पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन की वजह से जो रूलिंग क्लास हुआ करती थी यहाँ की नेटिव रूलिंग क्लास, वो डिसअपियर होने लगी। और वो डिसअपियर होने लगी तो कल तक जो नेटिव इंडस्ट्रीज़ के, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ के कॉस्टली गुड्स खरीदे जाते थे, अब वो नहीं खरीदे जा रहे थे। रूलिंग क्लास खत्म हो रही है तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड भी हो रहे हैं। इस वजह से भी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ के गुड्स हैं वो नहीं खरीदे जा रहे हैं। रूलर्स ने अपने किंगडम खो दिए, किंगडम्स पे तो कब्जा कर लिया ना ब्रिटिशर्स ने। अब कोई आर्मी नहीं है, अब आर्मी नहीं है तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स की जो सेल है वो खत्म होने लग गई। तो जितने भी ऐसे लोग थे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बनाते थे वो अब अनएम्प्लॉयड हो गए। रेलवेज ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया। बेसिकली रेलवेज को क्यों लाया गया था? रेलवेज को लाया गया था ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। ब्रिटिशर्स के जो गुड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाएँ, एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक पहुंच पाएँ, उसके लिए रेलवेज को ले डाउन किया गया था। और जो इंडियंस का इंटरेस्ट था उसको नेगलेक्ट कर दिया गया था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिला कि ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं ये पोर्ट्स को लिंक कर रहे थे इंटीरियर रीजन्स से। मतलब ये पोर्ट्स जहाँ पे ब्रिटिश गुड्स आएंगे उनको लिंक कर रहे थे इंटीरियर रीजन्स से, इंटीरियर मार्केट के रीजन्स से, इंटीरियर रॉ मटेरियल्स के रीजन्स से। इंडियंस का इंटरेस्ट इसमें प्रमोट नहीं हो रहा था और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अर्बन एरियाज़ में खूब सारा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। और ये जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं जिनका अब रोजगार जा रहा था, वो लोग अब अपने गांव जाने लगे और गांव में जो ज़मीन थी उसके ऊपर ओवरबर्डनिंग देखने को मिली। भाई अर्बन एरिया से लोग जा रहे हैं अपने गांव में लौट लौट के, अब गांव में भी कितने लोग काम कर सकते हैं? तो ओवरबर्डनिंग ऑफ लैंड एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, और धीरे धीरे करके जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज होने लगी। ये जो पूरा टॉपिक है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन ने एक बार देख लिया है लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, फिर बात आती है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1757 में हुई थी बैटल ऑफ प्लासी। एग्जैक्टली 100 साल के बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है इसके पीछे रीजंस क्या थे? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिकली लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। करप्शन था खूब सारा पुलिस में, जुडिशरी में। ये जितने भी इंडियंस थे उनको हाई क्लास जॉब से एक्सक्लूड किया जा रहा था। ब्रिटिश रिमेन्ड परपेचुअल फॉरेनर्स। ब्रिटिशर्स जो हैं वो कभी भी इंडियंस के साथ में सोशली मिक्स नहीं हो पाए थे। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, वो बहुत ही ज़्यादा हद पार कर चुकी थी डलहौजी के अंडर। हर किसी राजा को वो एनेक्स करने की कोशिश कर रहे थे तो लोग वैसे परेशान हो गए। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज़ की एक्टिविटीज़, इंडियंस को ये डर था कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं ये सबको एक दिन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। एक एक्ट लेकर आए, रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जिसको लेक्स लोकी एक्ट ऑफ 1850 भी बोलते हैं। इसके थ्रू क्रिश्चियन कन्वर्ट्स को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए परमिशन दे दी गई थी। सती को अबॉलिश किया इन्होंने, विलियम बेंटिक ने अबॉलिश किया रेगुलेशन 17 ऑफ 1829 के थ्रू। विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 लेकर आए थे डलहौजी। हालांकि ये जो सती अबॉलिश की गई और ये जो विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया ये तो ठीक था, लेकिन उस टाइम की सोसाइटी ऐसी थी कि उनको लग रहा था कि यार हमारे कल्चर के साथ में इंटरफेयर कर रहे हैं। गर्ल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे ब्रिटिशर्स और इसी रीजंस के चलते 1857 का रिवोल्ट हुआ। लेकिन जो मेन रीज़न था वो था कि सिपॉइज जो हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था उनके रिलीजियस और कास्ट सिंबल्स को वियर करने के लिए। इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस भी थे सिपॉइज को, उनको सैलरी नहीं दी जा रही थी, लो सैलरी थी उनकी, प्रमोशन नहीं दिया जा रहा था उनको। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग जो है वो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लेकर आए। ये कह दिया गया कि किसी भी इंडियन सिपाही को कहीं भी भेजा जा सकता है दुनिया में ड्यूटी करने के लिए। इनको जो अलाउंस मिलता था, भत्ता मिलता था, वो भत्ता नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जो इमीडिएट रीज़न था वो था 1856 में एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो एनफील्ड राइफल का कार्टिएज था
या ये बोलें कि कारतूस था वो बीफ और पोर्क से बना हुआ था, और इसकी वजह से इंडियन सिपॉइज ने रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत करी। कहाँ से शुरुआत हुई थी? ये शुरुआत हुई मेरठ से। 10 मई 1857 को रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ। लेकिन ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इसके अपने वीकनेसेस थे, लिमिटेशंस थे। क्या थे? एक तो पैन इंडिया नहीं था ये, जैसे सदर्न रीजन ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया 1857 के रिवोल्ट में। ज़्यादातर रूलर्स, ज़्यादातर लैंडलॉर्ड्स जो थे वो ब्रिटिश पावर से डरे हुए थे और उन्होंने भी 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। मनी लेंडर्स जो कि रेबेल ग्रुप्स के प्राइमरी टारगेट्स थे, उन्होंने भी 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। एजुकेटेड मिडिल क्लास, उसने भी 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, बिकॉज उसको लग रहा था कि ये जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वो तो ठीक है। ब्रिटिशर्स के पास में सफिशिएंट रिसोर्सेज थे, एक बढ़िया वेल ट्रेन डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, उनके पास में एडवांस कम्युनिकेशन के सिस्टम थे, मॉडर्न वेपन्स थे, और इधर जो रिबेल्स थे वो बेसिकली पीजेंट्स थे इन यूनिफॉर्म। ना उनके पास में कोई प्लानिंग थी, ना उनका कोई कोऑर्डिनेशन था, उनके पास में ना कोई पैसा वैसा था, और ना उनके पास में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और इसी बैकड्रॉप में उनका हारना बनता था। 1857 के रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया। ये जो रिवोल्ट हुआ, इसका नेचर क्या था? इनिशियली जब 1857 का रिवोल्ट शुरू हुआ तो ये एक सिपॉय म्यूटिनी के जैसे शुरू हुआ, बट ये सिर्फ आर्मी तक कन्फाइंड नहीं था। धीरे धीरे और जगह के लोगों ने भी इसको ज्वाइन करने की शुरुआत करी। हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अवध और बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में तो ओपन रिवेलियन देखने को मिला। हालांकि ये रिवोल्ट जो है वो नेशनल नहीं था। इनफैक्ट ये जो रिवोल्ट है वो मॉडर्न सेंस में नेगेटिव भी था। कैसे नेगेटिव था? कि ये जो रिबेलियस लोग थे ये अंग्रेजों को बाहर तो निकालना चाहते थे, लेकिन बाहर निकालने के बाद ये कैसा देश बनाना चाहते हैं, कैसा एस्टेब्लिशमेंट रखना चाहते हैं, उसका कोई भी विजन इनके पास में नहीं था। 1857 के रिवोल्ट के दौरान किसने कहाँ पे लीड किया? दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर और जनरल बकत खान। दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर और जनरल बकत खान। लखनऊ में थे बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर। लखनऊ में बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर। कानपुर में थे नाना साहेब और तांत्या टोपे। बरेली में थे खान बहादुर खान। फैज़ाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला। झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई और आरा बिहार में थे कुंवर सिंह। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और जनरल बकत खान। लखनऊ में बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर। कानपुर में नाना साहेब और तांत्या टोपे। बरेली में खान बहादुर खान। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। आरा में कुंवर सिंह। और जिन ऑफिसर्स ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया, दिल्ली में किसने सप्रेस किया? जॉन निकोलसन, मेजर आउटरैम और विलियम हडसन ने। लखनऊ और कानपुर में किसने सप्रेस किया? कॉलिन कैम्पबेल ने। झांसी में किसने सप्रेस किया? ह्यूग रोज ने। और आरा में किसने सप्रेस किया? विल्सन टेलर ने। किसने सप्रेस किया दिल्ली में? जॉन निकोलसन, मेजर आउटरैम और विलियम हडसन। लखनऊ कानपुर में किसने सप्रेस किया? कॉलिन कैम्पबेल। झांसी आरा में किसने किया? ह्यूज रोज। और आरा में किसने किया? विल्सन टेलर। किसने किया? विल्सन टेलर ने। अच्छा, इसके बाद जब 1857 का रिवोल्ट हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया एक्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन अपने को शायद 1 घंटा 50 मिनट हो गए होंगे, तो ये जो एक्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया है इसको अपन अगले सेशन में बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ तक रिवीजन ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। 1 या 2 सेशंस और लगेंगे, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ रिकमेंड। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।